नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। देश में, दुनिया में कई सारी बीमारियां जो संक्रामक हो सकते हैं या असंक्रामक हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक बीमारियों के बारे में, जैसे कि लेप्रेसी मिसाल के तौर पर, कई सारे भ्रम और फैक्ट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। और इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्किन, वीडी एंड लेप्रेसी डिपार्टमेंट के हेड एंड प्रोफेसर डॉक्टर आर.पी. सिंह, जो हमें बताएंगे कि लेप्रेसी क्या है और लेप्रेसी से जुड़ी कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। स्वागत है सर। नमस्कार। लेप्रेसी, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग हिंदी में बोलते हैं, काफ़ी पुरानी बीमारी है। इसको जो है लिटरेचर में या साहित्य में इवन बिफोर क्राइस्ट डिस्क्राइब्ड है। और इसको उस समय कुष्ठ बोलते थे। और एक तरह का बैक्टीरिया या जीवाणु होता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और इसमें जो है ये शरीर के ज़्यादातर जो ठंडे पार्ट होते हैं, ठंडे भाग होते हैं, वहाँ पे ये अटैक करता है। ठंडे भाग मतलब जैसे ठंडे भाग और नर्व, जो हमारी संवेदन नाड़ियाँ होती हैं, तंत्रिका तंत्र का, यहाँ एल्बो में ये यहाँ से निकलती है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन अफेक्ट होती है, इन्फेक्शन यहाँ पे कॉमन होता है। और जो गर्म पार्ट हैं, जैसे सिर हो गया या अंदर के जो कवर्ड एरिया हैं, वहाँ पे ये इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ठंडे पार्ट, जो कूल पार्ट ऑफ द बॉडी हैं, उनमें इन्फेक्शन कॉमन है। इसी तरह से एक तंत्रिका यहाँ पैरों से निकलती है, उसको भी इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए हाथों में और पैरों में जो इफ़ेक्ट आता है वो सबसे पहले उधर दिखता है। लेकिन वो मैं कहूँगा कि जो हाथ पैर की उंगलियों में डिफॉर्मिटी आती है वो करीब 10 साल के बाद आती है। उसके पहले कुछ ना कुछ साइन और सिम्टम हमारे शरीर को हमको दिखने को मिल जाते हैं। वही पूछने वाला था कि वो साइंस और सिम्टम्स, लक्षण या चिन्ह क्या है जिससे हम पहचान लें कि इसको लेप्रेसी आने के चांसेस हैं। देखिए, 3 तरह से हम लोग इसकी डायग्नोसिस करते हैं। एक तो जो दाग होते हैं, इसमें कुष्ठ रोग के जो चट्टे बोलते हैं या दाग बोलते हैं, कलर वहाँ का ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे हल्का होने लगता है, फीका होने लगता है। तो उस फीकेपन की वजह से आदमी को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये एक कोई बीमारी है। और उसमें जो है संवेदनहीनता भी होती है, मतलब सेंसेशन वहाँ पे बराबर नहीं रहता है। तो शुरू में ये चीज़ एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे टाइम लगता है इसमें, क्योंकि वो कितनी नर्व्स वहाँ पे इन्वॉल्व हुई हैं, कितनी नर्व्स अफेक्ट हुई हैं, उस पर डिपेंड करता है। नर्व, ये बैक्टीरिया उन नसों को खा जाता है या डैमेज करता है, उसकी वजह से वहाँ पे शून्यहीनता या संवेदनहीनता चालू हो जाती है। तो अगर वहाँ पे हम सुई चुभोएंगे या उसको पिंच करेंगे, नोचेंगे, चींटी काटेंगे, तो वो पता नहीं लगता है। और ये कुछ लक्षण है जिस वजह से जी हमको या मरीज खुद होके आता है, मरीजों को भी मालूम रहता है कि हाँ, ये इस तरह का जो सिम्टम है, प्रमाण है, वो लेप्रेसी का एक प्रकार हो सकता है। कई सारे मरीज हमारे पास उस सिम्टम के साथ आते हैं। अदरवाइज़ सफ़ेद दाग होना ये सबसे कॉमन चिन्ह है, जिसकी वजह से कि मरीज आते हैं और उनको लगता है कि कुछ बीमारी है, लेकिन जब हम उनको बताते हैं तो कई बार वो शॉक में भी जाते हैं और कई बार वो मानने को तैयार भी नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में फिर हमको बायोप्सी लेनी पड़ती है। अदरवाइज़ संवेदनहीनता, रंग की कमी होना या बिल्कुल कलर ख़त्म हो जाना, और साथ ही साथ वहाँ पे बाल भी कम हो जाते हैं। अगर वो हेयरी एरिया है, मान लीजिए हाथ, जैसे मैंने बताया, ठंडे पार्ट में कॉमन है, चेहरे पे उतना नहीं है, लेकिन चेहरे पे भी होता है दाग लेप्रेसी का या कुष्ठ रोग का। उसमें जो वहाँ पे बाल होते हैं, छोटे रोए होते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। तो कम बाल, कम संवेदनशीलता और दाग, कम कलर, और साथ ही साथ अगर मैं और आगे जाऊँ तो पसीना भी कम होता है। तो एक ये टेस्ट हम लोग यूजुअली आराम से कर लेते हैं अपने हॉस्पिटल में ही, ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। मरीज को नहीं, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाके भाग के आओ। तो वो भाग के जब आता है तो मान लीजिए यहाँ पे दाग है, तो इतने हिस्से में पसीना कम होगा, बाकी हिस्से में पसीना ज़्यादा होगा। तो इट इज़ इनडायरेक्ट, रादर आई विल से डायरेक्ट एविडेंस कि वहाँ पे वो जो दाग है या पैच है वो लेप्रेसी का है या कुष्ठ। जी,
सर लेकिन इसी से जुड़ता है एक और ये है वाइट पैचेस आना, लिकोडर्मा टाइप का, तो उसमें और इसमें क्या अंतर रह जाता है फिर? हाउ डू यू डिस्टिंग्विश? उसमें हम लोग पसीना एक तो क्राइटेरिया है। प्लस सेंसेशन नहीं होगा उसमें, लेप्रेसी में उसमें सेंसेशन बराबर होगा। और वो शुरुआत होती है सबसे पहले गर्म और ठंडे में फ़र्क करना मरीज नहीं कर पाता है। मीन्स हम उसको वहाँ पे ठंडा भी लगाएंगे गर्म भी लगाएंगे तो वो नहीं बता पाएगा कि ये गर्म है कि यूजुअली हम लोग टेस्ट ट्यूब में गर्म पानी या ठंडा पानी भर के वो टेस्ट करते हैं। हाँ नहीं, टच करते हैं, अपने को भी टच करके देखते हैं कि हाँ भाई गर्म है कि ठंडा है, और उसको पहले बताते हैं कि देखो ये ठंडा है ये गर्म है। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब बताओ, उसको आंख बंद करने को बोल देते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब लेके एक अल्टरनेट ऐसा लगाते हैं, अल्टरनेट या अदल बदल के, कंटिन्यूस ठंडा भी लगाया कंटिन्यूस गर्म भी लगाया, तो वो नहीं बता पाता है कि वाकई में गर्म है कि ठंडा है। तो उस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं। अदरवाइज अल्टीमेटली बायोप्सी तो रहता ही है, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगता है और एक तरह से पेशेंट को इंजरी भी होती है। लेकिन ये सब मतलब ये स्पॉट टेस्ट है जी बिल्कुल तुरंत डायग्नोसिस। इंग्लिश में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है नंबर वन, और अगर हो ही गया है तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो मैंने जो बोला, जैसे ही कोई दाग दिखता है, कलर अगर कम होता है शरीर में कहीं भी किसी भी जगह पे, तो तुरंत आके डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए जो लक्षण है। और उसमें अगर आपने बाय द वे सेंसेशन भी देख लिया, संवेदनशीलता देख ली है और वो कम है, तो निश्चयतया समझ लीजिए कि 90% वो लेप्रेसी हो सकती है, होनी है। तो ये अगर किसी को भी दिखता है तो तुरंत उन्होंने आना चाहिए डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। इसमें हम लोग जो बोलते हैं बेसिकली SCT, सर्वे एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, तो हमारी तरफ से सोसाइटी में सर्वे होते रहते हैं पेशेंट्स के और पब्लिक के एग्जामिनेशन, और जैसे ही वो पता चलता है उनको जितनी जल्दी ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसमें उतनी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है हमको, मतलब क्योर बोल सकते हैं हम लोग, और पूरा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। आपको अंदाज नहीं होगा कि जब से ये हम लोगों को 3 दवाइयाँ मिली हैं जो हम लोग 3 ड्रग्स देते हैं, उसके बाद से जो डिफॉर्मिटी वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अगर पेशेंट केयरफुल है, बराबर ट्रीटमेंट लेता है, तो डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए। जब भी हम कोई डिफॉर्मिटी का पेशेंट देखते हैं तो हम अपने को फेल्योर मानते हैं कि हमने उसको बराबर ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, या उसको कन्विंस नहीं कर पाए, या उसको मोटिवेट नहीं कर पाए कि हाँ भाई 6 महीने या साल भर आपको ट्रीटमेंट लेना है। और ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, 3 दवाइयाँ रहती हैं, एक तो महीने में 1 बार ही लेनी पड़ती है, दूसरी गोलियाँ रोज़ 1 लेनी पड़ती हैं बस। मतलब क्यूरेबल है, बिल्कुल क्यूरेबल है। तो सर ये किस एजेंट से ये इन्फेक्शन फैलता है? इसमें जो बैक्टीरिया है उसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री बोलते हैं। ये जो जीवाणु है ये ऑलमोस्ट ट्यूबरकुलोसिस का कज़िन ब्रदर बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जीनस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ही है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जीवाणु है। और चूंकि आपको जैसे अंदाज होगा कि उसमें भी ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम तक चलता है, उसी तरह से इसमें भी ट्रीटमेंट जो है करीब 6 महीने से कम साल भर या 2 साल तक ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग कि आपके शरीर में कितने दाग हैं और कितनी नसें, जो तंत्रिका तंत्र है वो कितनी, जो नर्व्स हैं इन्वॉल्व हैं। अगर ज़्यादा नर्व्स इन्वॉल्व होंगी तो ज़्यादा टाइम तक ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब ये है कि आपके शरीर में ज़्यादा बैक्टीरिया या जीवाणु हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा टाइम तक दवा की आवश्यकता हो सकती है। सर ये लेप्रे जो बैक्टीरिया है ये कितना स्ट्रॉन्ग या फिर बाद में अटैकिंग है, या फिर किस? देखिए हमारा भाग्य ऐसा है कि, सौभाग्य बोलूँगा, कि इसमें ज़्यादा उसकी इन्फेक्टिविटी बोलते हैं जो हम लोग, संक्रामकता उतनी नहीं है, इस वजह से। नहीं तो अभी तक तो ये फैल के सबकी ऐसी तैसी कर सकता था। इसकी संक्रामकता बहुत ही कम है, अगर बराबर केयर की जाती है तो ये इवन फैमिली में भी एक दूसरे से होने के चांस बहुत बहुत कम है। जैसे ही हम एक पहला डोज देते हैं उसकी पेशेंट की या पर्टिकुलर आदमी या औरत या बच्चे की इन्फेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो आज तक मान लीजिए मैंने किसी को डायग्नोस किया और आज हमने उसको दवा दे दी, तो आज के बाद वो उसकी इन्फेक्टिविटी फैमिली में ख़त्म हो गई। मतलब संक्रामकता जो है उसकी वो कम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक मिथ है कि ये अगर मैं एक लेप्रेसी पेशेंट को हाथ लगाऊं तो वो मुझे नहीं, हम लोग तो रोज़ ही लगाते हैं, हम लोग तो रोज़ ही लगाते हैं, रोज़ देखते हैं। और कई दफ़े तो दिन में 8-10 पेशेंट आते हैं और हम सब अपने स्टूडेंट्स को भी दिखलाते हैं, वो भी हाथ लगाते हैं, वो भी देखते हैं।
सर ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया के अपने इस लेप्रेसी? इन्फेक्शन के टाइप हैं, वही मैंने बताया, जैसे कभी कभी ये केवल नर्व्स में ही अफेक्ट करेगा, जो तंत्रिका तंत्र हैं, जो रेडियल नर्व, अल्नर नर्व बोलते हैं हम लोग, और पॉप्लिटल नर्व बोलते हैं, पैरों में जो जाती है, केवल उसी में ही हो सकता है। दूसरा, एक केवल दाग हो सकता है, हल्का रंग, और उसके जो सिम्टम है संवेदनहीनता, और कभी कभी 5 के ऊपर दाग हुए तो उसको हम बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड बोलते हैं, जबकि पहले वाले को ट्यूबरकुलाइड बोलते हैं। उसी तरह से बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड होता है। फिर उससे ऊपर भी अगर और पैचेस बढ़ते गए, उनका साइज़ अलग अलग होता गया, पूरी बॉडी में होता गया, तो बॉर्डर लाइन बोलते हैं। उसके बाद बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस होता है, और उसके बाद अल्टीमेटली जो 5 टाइप हैं उसमें लेप्रोमेटस टाइप की लेप्रोसी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टिव होती है, और उसमें जो है दिक्कत ये है कि आसानी से डायग्नोज नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें सेंसेशन पार्ट कभी कभी लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो नर्व डैमेज उसमें उतना नहीं हो पाता है कि सेंसेशन पार्ट लॉस हो, सेंसरी लॉस येट टू बी स्टार्टेड, ऐसा रहता है। तो उसमें फिर हमको एक स्लिट स्मीयर एग्जामिनेशन बोलते हैं, हल्का सा स्किन पे निक मार के सीरम जो आता है उसको टेस्ट करते हैं, उसमें बैक्टीरिया दिखता है हमको। और उसी से ऊपर अगर हम स्पेक्ट्रम में जाएंगे, जो कि यूजुअल क्लासिफिकेशन में नहीं आता, एक हिस्टोइड लेप्रोसी होती है जिसमें तरह तरह के नोड्यूल्स होते हैं, और वो करीब इतनी इस साइज़ के, समझिए पी साइज़ के नोड्यूल्स होते हैं, गांठ होती हैं। वो समझ लीजिए आप पूरा बैसिलाई बैक्टीरिया से भरा रहता है। अगर उसको एक को भी पंक्चर हुआ तो वो हवा में कम से कम 1 लाख 2 लाख 10 लाख बैक्टीरिया रिलीज़ करता है। तो वो वैरायटी जो है बहुत ही इन्फेक्टिव और इन्फेक्शस है, और वैसी वैरायटी में हम लोग विदाउट फेल फैमिली या उसके फ्रेंड्स को भी एग्जामिन करते हैं, ताकि अगर उससे उनको हो गया होगा तो दैट वी कैन डिटेक्ट इन वेरी स्टार्टिंग फेज, और उनको ट्रीटमेंट ज़्यादा टाइम तक लगता है, ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, और केवल जो न्यूरेटिक होता है उसमें दाग नहीं दिखेगा, लेकिन जो नर्व्स है जहाँ पे वो सप्लाई करती है जिस एरिया में, उस एरिया में सेंसरी लॉस मिलेगा, संवेदनहीनता मिलेगी। अगले को पता नहीं लगेगा कि यहाँ ठंडा है या गर्म है, इस वजह से वो बार बार गर्म चीज़ पकड़ लेते हैं, या कहीं भी चोट लग गई तो पता नहीं लगता है, और वो चोट लग के फिर वो डिफॉर्मिटी चालू हो जाती है। तो डिफॉर्मिटी पार्ट पॉलीन्यूरेटिक या न्यूरेटिक हैंसन्स जो लेप्रोसी है उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रादर देन जो दाग वाले टाइप के लेप्रोसी। तो अभी आपने जैसे कहा कि ये फिंगर्स पर कहिए या टोज़ पर कहिए, उंगलियों पर कहिए, ये इफेक्ट डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है, तो ये गल के गिर जाते हैं और फिर क्या इट ग्रोज अगेन? आपने उसको क्योर किया तो? नहीं, एक्चुअली गल के गिरना बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि बार बार चोट लगने से वो डैमेज होता जाता है। अगर यहाँ पे बार बार चोट लगी तो हड्डी तक पहुँच जाता है, और हड्डी के बाद फिर उसमें वहाँ ब्लड सप्लाई और ये सब अफेक्ट होती है, और उस वजह से वो डिफॉर्मिटी आती है। जबकि अगर ट्रीटमेंट बराबर ले लिया गया और केयर किया गया तो फिर उसकी चांस बिल्कुल 0 है। इसलिए जैसा मैंने शुरू में बोला कि अगर ऐसा कोई दिखता है तो हमको लगता है कि हम फेल हुए हैं रादर देन पेशेंट इटसेल्फ। तो टाइमली प्रिवेंशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जैसे आपने कहा कि वो उंगलियां जैसे डिफॉर्म हो गई वगैरह, तो क्यूरेबल यानी ट्रीटमेंट क्या तो वापस नॉर्मल होता है, या फिर ज़िंदगी भर उसको ऐसे ही रहना पड़ता है? नहीं, डिफॉर्मिटी आ गई तो फिर उसको करेक्शन कर सकते हैं सर्जिकली। जैसे कई दफ़े ऐसी ये टिल्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है वहाँ पे, तो उसको यहाँ पे रिलीज़ करके हम लोग सर्जरी से करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो ओरिजिनल रहती है। तो ये डायग्नोसिस पार्ट हो गया आपका कि आप इसको कैसे पहचानते हो और टाइप्स पे आइडेंटिफाई करके आप आगे निकलते हो। लेकिन जैसे कोई घर में कोई लेप्रेसी पेशेंट है, तो मान के चलिए उसके हाउस होल्ड यूटेंसिल्स है, बर्तन है, ग्लास है, कपड़े है, बिस्तर है, बेडशीट है, तो इस पर अगर दूसरे पेशेंट्स जो नॉर्मल है वो बैठे तो उनके ऊपर भी इसका असर होता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल अलग नहीं कर, सेग्रीगेशन के लिए बिल्कुल एडवाइस नहीं करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि बहुत ही सुस्त टाइप का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वैसा कुछ चांस नहीं होता। बर्तन और यूटेंसिल्स और जो टेबल, चेयर, क्लॉथ जो भी है, दैट कैन बी शेयर्ड विदाउट एनी फियर, आराम से। स्प्रेड कैसे होता है? ये जैसा मैंने बताया, जो इन्फेक्टिव वेराइटीज़ हैं, जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी टाइप, एक ही कारण से उस साइड में, उसमें जो वो ये हवा में रिलीज होता है बेसिकली, उसको हम इनहेल करते हैं। तो वो आज मैंने किया तो 4-5 साल के बाद बीमारी का प्रमाण दिखेगा। अच्छा, इतना तुरंत नहीं होता है जी, बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है।
एकदम स्लगिश, जाते ही वो सो जाता है, फिर जब नींद खुलती है तो फिर चालू होता है। इट क्रिएट्स अ हैवॉक। अगर हम इसकी बात करें, लेप्रेसी की बात करें, तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट? जैसे आपने कहा 3 गोलियां देनी पड़ती है, व्हाट आर दोज थिंग्स? और इसको हम लोग एक्चुअली आजकल कार्ड में आ जाता है वो, और उसमें 1 कैप्सूल महीने में 1 बार ही लेना पड़ता है, और उसको हम सुपरवाइज डोज बोलते हैं। पेशेंट जब आता है तो उसको अपने सामने ही उसको खाने को बोलते हैं, और बाकी 1 कैप्सूल और दूसरी एक डेप्सोन नाम की गोली है, वो रोज़ 1 लेनी पड़ती है। तो ये 3 गोलियां, मतलब 3 दवाइयां हैं महीने भर के लिए। फिर नेक्स्ट मंथ वो आता है तो फिर से वो कैप्सूल जो है सुपरवाइज देते हैं, और लैम्परिन या क्लोफाजमीन नाम का कैप्सूल और डेप्सोन नाम की गोली महीने भर के लिए दी जाती है। और ये आजकल जो है कम से कम साल भर लेना पड़ता है, और डिपेंडिंग अपॉन टाइप, अगर है इन्फेक्टिव है तो हम लोग कभी कभी उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो उस समय देख के ही फिक्स किया जाता है कि आगे देना है कि नहीं देना है, अदरवाइज 1 साल का ट्रीटमेंट फिक्स है। ये ड्यूरेशन ट्रीटमेंट जी, क्या ये ड्यूरेशन प्रॉपर डोज ऑफ ट्रीटमेंट और सब देने के बाद ये रिलैप्सेबल हो सकता है आगे? रिलैप्स तो चांस नहीं है, क्योंकि अगर बराबर ट्रीटमेंट लिया गया है, और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग देखते हैं उस समय कि डिजीज़ का जो ग्रोथ है या उसका पैटर्न जो है कंट्रोलिंग साइड में जा रहा है, तो फिर हम बंद करते हैं। अदरवाइज़ अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो हम उसको लंबे टाइम तक भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उसको हम रिलीज फ्रॉम ट्रीटमेंट बोलते हैं, RFT बोलते हैं। वो RFT हो गया तो चांस नहीं है। जी सर, 2-3 बातें जहन में आ रही जो शायद हो सकता है दर्शकों के दिमाग पर भी वही बात चल रही हो इस प्रोग्राम को देखते समय। वो ये कि क्या ये लेप्रेसी पेशेंट्स जो होते से ट्रीटमेंट चल रहा है या है वगैरह, मैरिज को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं? नंबर 1। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट की कि भाई आप लेप्रेसी पेशेंट है, इसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, इस किस्म की? नहीं, ऐसा कोई भी उसमें रिस्क नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, डोज 1 के साथ ही उसकी इन्फेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, मतलब उसकी संक्रामकता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे ही हम डोज ये रिफैम्पिसिन नाम का कैप्सूल मैंने बताया वो देते हैं तो उसकी इन्फेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए शादी या एम्प्लॉयमेंट या किसी भी जगह, इवन एम्प्लॉयमेंट के बाद या शादी के बाद भी किसी तरह की कोई रिस्क या कोई डर नहीं है। आसपास के साथ के लोगों को उनको सहयोग करके उसको प्रमोट करना चाहिए कि भाई ट्रीटमेंट तुम बराबर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, टाइम टाइम पूछते रहना चाहिए, और उनके कोऑपरेशन और सपोर्ट से सर्टेनली बहुत फ़र्क पड़ता है। ये साइकोलॉजी जो है उससे बाहर आना ज़रूरी है। ये बताइए कि कोई प्रेग्नेंट लेडी, शी वॉज नॉट अ लेप्रेसी पेशेंट, लेकिन बाद में किसी वजह से हो गई, और बाद में वो प्रेगनेंसी के टाइम पर उस गर्भ में जो बच्चा है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, और आगे चलकर अगर वो लैक्टेटिंग मदर है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये पाया गया है कि जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया बहुत सुस्त होता है। तो अगर मान लीजिए कोई लेडी है, उसको बैक्टीरिया है, उसके शरीर में बैक्टीरिया की उपस्थिति है, हाँ, डॉर्मेंट स्टेट में, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, थोड़ा लेडी का जो इम्यून स्टेटस है वो थोड़ा कम होता है। उस वजह से ये बैक्टीरिया पनप सकता है, रोग का प्रेजेंटेशन या लक्षण उभर के सामने आ सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि करीब ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ करीब 17% लेडीज़ जो प्रेग्नेंट थी उनमें पहली बार वो डिजीज़ डायग्नोस हुई। अगर 100 लेडीज़ को लेप्रेसी हुई तो उसमें से 17 प्रेगनेंसी की स्टेज में डायग्नोस हुई। तो उस समय उससे कोई डर नहीं है, बच्चे को कोई चांस नहीं है, और दवाइयाँ पूरी तरह से सेफ हैं, उस समय भी ली जा सकती हैं। अक्सर ये देखा है कि BCG इम्यूनाइजेशन एक कैंपेन चलता है, डोजेस चलता है वगैरह। इज़ इट हेल्पफुल? सर्टेनली यस, नॉट क्योर बट प्रिवेंशन एज यू सेड, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्यूबरकुलोसिस और ये दोनों कजिन ब्रदर बोल सकते हैं आप, तो BCG TB के लिए दिया जाता है, उसी तरह से इस पे भी उसका असर होता है। हाँ, मतलब चचेरे भाई पर फर्क पड़ रहा है। जी जी। व्हाट अबाउट मल्टी ड्रग थेरेपी सर? ये अक्सर सुनने में आता है और इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, ऐसा सुनने में है, तो इसका जरा मिथ क्लियर करेंगे? नहीं, ये मल्टी ड्रग थेरेपी मैंने बताया, मल्टी मतलब कई सारी दवाइयाँ एक साथ एक टाइम में देते हैं हम लोग। रिफैम्पिसिन हो गई, और क्लोफाजामिन हो गई, और डेप्सोन या DDS बोलते हैं, डायअमोनो डाइफिनाइल सल्फोन। ये तीनों ही दवाइयाँ मल्टी ड्रग थेरेपी, जो कि करीब 81 से शुरू की गई थी। उसके पहले ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। उसके पहले ट्रीटमेंट भी लेप्रोसी का, कुष्ठ रोग का बहुत दिक्कत वाली चीज़ थी,
और इसीलिए अगर शुरू में आपको ख्याल होगा कि पूरी लाइफ दिया जाता था, डेप्सोन नाम की गोली शुरू में पूरी लाइफ दी जाती थी, लेकिन अभी ये काफ़ी कुछ इफ़ेक्टिव हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं और बिना किसी डर के मरीजों को इसका पूरा सेवन, पूरा उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है वो भी हैं। कभी कभी किसी मरीज को किसी रिफाम्पिसिन से या इन दोनों में से किसी दवा से एलर्जी हो सकती है, सल्फा से, तो हम लोग दूसरी दवाइयाँ देते हैं और वो भी इफ़ेक्टिव हैं, सेफ़ हैं। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं सर? मतलब अगर किसी पेशेंट में कोई, जैसे आपने कहा, एलर्जी वगैरह हो के चांसेस है, तो क्या एडवर्स इफेक्ट्स? उसमें देखिए, एलर्जी किसी को भी कभी भी किसी भी दवा से हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, हो सकता है अगली बार जब हम डोज दें तब आ सकता है रिएक्शन। तो कोई भी चीज़ जो उसको नॉर्मल उस पीरियड में नहीं हो रही थी, वो अगर होती है, मान लीजिए लाल रैशेज ही आते हैं, इचिंग चालू हो जाती है, दाने आ जाते हैं, या कुछ वॉमिटिंग टाइप का फीलिंग आता है, कोई भी एबनॉर्मल चीज़ जो कि उसके नॉर्मल लाइफ में नहीं होती थी हो रही है, तो तुरंत उन्होंने आके बताना चाहिए। इस तरह के रिएक्शंस कभी भी आ सकते हैं, डेप्सोन से भी आ सकते हैं, क्लोफाजेमिन से भी आ सकते हैं, रिफाम्पिसिन से भी आ सकते हैं। रिफाम्पिसिन से सबसे ज़्यादा जो कॉमन हम लोग हमेशा बता के भेजते हैं कि पेशाब लाल रंग का होता है। दो चार घंटे के बाद जो पेशाब होगी वो लाल रंग की होगी, तो उसको लगेगा कि अरे ये तो खून निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो दवा का ही एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन है, उसका विसर्जन है। अच्छा सर, किस किस्म के कैंपेनिंग करते हो आप लोग लेप्रेसी के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए? या फिर एक तो आपका ही माध्यम बहुत अच्छा है, मैंने सोचा, और दूसरा साल में 2 बार करीब सर्वे होते हैं, और उस सर्वे में घर घर जा कर के बच्चों को, सभी को जो भी मिलते हैं उनको पैच दाग के लिए और हर चीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है। उसमें अभी पिछले साल 2-3 सालों में काफ़ी मरीज हमको मिले हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है, कि ट्रीटमेंट और सर्वे और एग्ज़ामिनेशन इन जनरल पब्लिक बहुत आवश्यक है, और स्पेशली स्कूलों में। मतलब कैच देम यंग, और उनको वहीं से उनको एजुकेट करो। ये हाँ, ये एक वर्ड अक्सर सुना सर, एक टर्मिनोलॉजी सुना, लेप्रेसी रिएक्शन, ये क्या होता है? एक्चुअली शुरू में इसको दवाइयों का रिएक्शन लोग समझते हैं, तो ये भी चीज़ हम लोग जब दूसरा तीसरा महीना शुरू होता है ट्रीटमेंट का, तो हम लोग इसके बारे में बताते हैं कि लेप्रेसी में, जैसा मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो है डॉर्मेंट हो जाता है, कभी कभी एकदम से वो जाग जाते हैं क्योंकि उनके बाकी लोगों पे अटैक हो रहा है, तो उनके जागने से जो हमारा बैलेंस होता है, इम्यून बैलेंस बोलते हैं, जो वो टॉक्सिन या जहर जो छोड़ रहा है और जो हम उसको मार रहे हैं बैक्टीरिया को भी, तो उसकी वजह से भी उसके शरीर के जो विषाणु जहर है, टॉक्सिन्स हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में इम्बैलेंस आ जाता है, कभी वो ज़्यादा हो जाते हैं, कभी ये ज़्यादा हो जाता है, तो उस इम्बैलेंस की वजह से जगह जगह पैचेस, जॉइंट पेन, नर्व में पेन या फीवर और इवन नोड्यूल्स, गांठें टाइप की आ सकती हैं, और उसको हम लेप्रेसी रिएक्शन बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं मोस्टली, एक तो ट्रीटमेंट के टाइम भी हो सकता है और एक बिना ट्रीटमेंट के भी हो सकता है। तो कई दफ़े मरीज उस स्टेज में भी हमारे पास आता है कि ऐसा फीवर हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, नर्व्स में या हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो हम लोग जब देखते हैं, नर्व्स टेस्टिंग करते हैं, पैचेस देखते हैं, पैचेस में सेंसेशन देखते हैं, तो उससे वो कंफर्म हो जाता है कि ये लेप्रेसी रिएक्शन है। इसको टाइप 1 एंड टाइप 2 रिएक्शंस बोलते हैं, और काफ़ी कुछ ये कंट्रोल में आता है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। एक तरह से ये हमको हेल्प करता है कि मरीज़ उस वजह से हमारे पास आ जाता है, इवन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बिना ट्रीटमेंट के और ट्रीटमेंट के साथ दोनों तरह से ये रिएक्शन की स्टेज आ सकती है, और ये यूजुअली जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसके दूसरे तीसरे महीने में पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो हम उसको पहले से बता देते हैं कि भाई कुछ अगर फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, आर्थराइटिस टाइप की प्रॉब्लम लगती है, तो तुरंत आके बताइए, उसका हम उस हिसाब से इलाज देंगे, और एब्सोल्युटली कंट्रोलेबल है, ट्रीटेबल है, और काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। सर, आज इस शो के माध्यम से आपने बहुत सारे भ्रम जो लोगों के मन में होते हैं वो क्लियर किया। चलते चलते एक संदेश अगर आप दे दोगे तो बेहतर होगा। मेरे हिसाब से आप सभी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अपना
हाथ पैर रोज़ अच्छे से साफ़ किया करें, पूरी शरीर की सफाई ज़रूरी है। और कभी भी कोई भी एक दाग हल्के रंग का दिखता है तो उसको आके टेस्ट करवाना आवश्यक है, परीक्षण करवाना आवश्यक है, क्योंकि जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना उसमें जो हम सिक्वली बोलते हैं या आफ्टर इफेक्ट ऑफ डिजीज़ बोलते हैं वो कम रहेगा। क्योंकि एक मैसेज और बहुत ज़रूरी है कि जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद जो इसके सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, वो नहीं ख़त्म होते हैं। क्योंकि जो दाग आ गया वहाँ पे कलर नहीं बनेगा, जो सेंसेशन गया हुआ है वहाँ पे सेंसेशन वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो तार कट गई, वो नसें जो कट गई, डैमेज हो गई, जिसकी वजह से सेंसेशन ख़त्म हुआ है, वो रिवाइव नहीं होता है। ओनली थिंग विद द ट्रीटमेंट वी गेट इज़ कि आगे बीमारी ना बढ़े और आगे फर्दर डैमेज ना हो। तो इसलिए आजकल जो डिफॉर्मिटीज़ वाला पार्ट है हम लोगों को ऑलमोस्ट आई विल से कि अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट है तो नहीं मिलता है, तो वो चीज़ नहीं होती। मतलब द पेशेंट हैज टू लिव विद दैट डिफॉर्मिटी। नहीं, डिफॉर्मिटी तो आएगी ही नहीं अगर बराबर ट्रीटमेंट लिया। ओनली चीज़ वो जो दाग रह गया है और जो संवेदनहीनता है वो वापस नहीं आती है अगर ट्रीटमेंट इवन बराबर हो गया तो भी। ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है? नहीं, जैसा मैंने बताया साल भर का। जी, साल भर का, या फिर कभी कभी 2 साल वगैरह लग सकता है, मैक्सिमम 2 years। आफ्टर ईयर और 2? जी, बिल्कुल। Thank you so much, sir, for coming on the show. Pleasure talking to you always.